दोस्तों आज की क्लास में अपन पढ़ रहे हैं मरुस्थल से संबंधित अन्य महत्वपूर्ण बिंदु। मरुस्थल में अपन सारी चीजें देख चुके हैं, लेकिन इसमें कुछ महत्वपूर्ण बिंदु अपन को देखने हैं। जो सबसे पहला अपना है नखलिस्तान मरुद्यान, जिसे कहते हैं ओयासिस। नखलिस्तान या मरुद्यान या फिर ओयासिस। ओयासिस किसे कहते हैं दोस्तों? ओयासिस एक ऐसी जगह होती है कि जहां पानी भर गया है, बरसात में पानी भर गया है। अब वो पानी भरने वाली जगह के आसपास वाला हरियाली वाला भाग होता है, उसको अपन ओयासिस बोलते हैं। तो दोस्तों इसका ध्यान रखना है कि तालाब के चारों ओर हरियाली वाला भाग, हरियाली वाला भाग क्या कहलाता है? हरियाली वाला भाग नखलिस्तान कहलाता है। ठीक है दोस्तों। और इसका एक और विशेषता क्या है कि ये नखलिस्तान जो होता है ना, ये ज्यादातर कहां पाए जाते हैं? जैसलमेर में। ठीक है दोस्तों। हरा भरा भाग हो जाता है। ओएसिस शब्द भी इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए तो बहुत अच्छा रहता है। मरुद्यान या नखलिस्तान मरुस्थल के बीच में होता है ना, तो इसलिए इसको इस तरह से बोलता है। दूसरी बात, अपना दूसरा चीज है कि धोरे। धोरे मरुस्थल में तो धोरे पाए जाते हैं। और धोरे किसको कहते हैं कि हमारा ऐसे लहरदार क्या पाए जाते हैं? मरुस्थल के बालू का स्तूप पाए जाते हैं। इनको क्या कहते हैं? धोरे कहते हैं दोस्तों। तो यहां हम लिखेंगे लहरदार बालू का स्तूपों को, बालू का स्तूपों को, लहरदार बालू का स्तूपों को क्या बोलते हैं दोस्तों? धोरे बोलते हैं। लहरदार बालू का स्तूपों को दोस्तों धोरे बोलते हैं। अब इसके बाद अपना सभी लोग इसमें लाइव आ जाओ दोस्तों, और आप इसको बार बार रिवाइज करेंगे तो आपका ये बहुत अच्छे से रिवाइज हो जाएगा। इसकी पीडीएफ लेने के लिए हमारे इस चैनल पे आप क्या करें, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएं या फिर हमारे ऐप पे जाकर इसको परचेज कर सकते हैं। अब क्या है कि अपन धरियन देख रहे हैं दोस्तों। धोरे हमने देख लिया कि लहरदार बालू का स्तूपों को धोरे कहते हैं दोस्तों। और धरियन जो है, धरियन क्या है दोस्तों? लहरदार बालू का स्तूप तो है, लेकिन ये क्या है? स्थानांतरित हो रहे हैं। तो अपन को क्या देखना है? स्थानांतरित होने वाले बालू का स्तूप, स्थानांतरित होने वाले बालू का स्तूप। स्थानांतरित होने वाले बालू का स्तूप जो है उनको क्या बोलते हैं दोस्तों? धरियन बोलते हैं। स्थानांतरित। अब इसके बाद अपने लिए एक और महत्वपूर्ण चीज आती है दोस्तों, उसको बोलते हैं पीवड़ा। पीवड़ा क्या है? एक सांप की प्रजाति है दोस्तों। सांप की प्रजाति है। और इस पीवड़ा सांप का कलर कैसा होता है दोस्तों? पीला होता है। पीवड़ा सांप का कलर कैसा होता है? रंग कैसा होता है? पीला होता है। तो पीवड़ा सांप का कलर पीला होने की वजह से इसको क्या बोलते हैं? पीला सांप। और इसके बारे में बताया जाता है कि पीवड़ा सांप ऐसा होता है कि अगर किसी आदमी की सांस भी ले लेता है ना, मतलब वो चारपाई पे आदमी कोई सो रहा हो और वो नीचे से हो जाए तो उसके सांस के जहर से भी आदमी की मौत हो जाती है। मतलब इसलिए इसको पीवड़ा सांप बोलते हैं। और ये बहुत खतरनाक प्रजाति का सांप पाया जाता है। और ये कहाँ पाया जाता है दोस्तों? मरुस्थल में, जैसलमेर में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? जैसलमेर में। और इसके बारे में यह भी बताया जाता है कि ये मरुस्थल में अपने आप को
ऐसे इकट्ठा करके छुपो लेता है कि आपको पता ही नहीं चलेगा कि यहां पर सांप भी है। टर्शियरी काल के अवशेष दोस्तों ये देखते हैं। अब अपन क्या क्या देख रहे हैं, टर्शियरी काल के अवशेष देख रहे हैं दोस्तों। तो इसमें क्या है, सभी लोग लाइव आ जाओ जल्दी जल्दी फटाक से। ठीक है दोस्तों, आप इसको बार बार रिवाइज करेंगे तो ज्यादा ठीक रहेगा। टर्शियरी काल में सबसे ज्यादा क्या हुआ था, अपने प्राकृतिक गैस, पेट्रोलियम और ये सब इनका निक्षेपण हुआ था दोस्तों। तो टर्शियरी काल के क्या क्या अवशेष है हमारे इसमें, कोयला, पेट्रोलियम और इसके अलावा प्राकृतिक गैस, प्राकृतिक गैस, कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस इस क्षेत्र में सबसे ज्यादा पाई जाती है दोस्तों। इसलिए टर्शियरी काल में इस प्राकृतिक गैस का प्रभाव ज्यादा हुआ, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं दोस्तों, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, उपयोग के आधार पर सबसे ज्यादा इसका दोहन, मतलब कहते हैं निर्माण इसका टर्शियरी काल में हुआ था, इसलिए इसको टर्शियरी काल के अवशेष कहते हैं। अब इसके बाद नेक्स्ट जो है हमारे पास मरुस्थलीकरण का, मरुस्थल का मार्च। मरुस्थल का मार्च क्या होता है दोस्तों, जैसे हमारा ये प्यारा राजस्थान है, ठीक है दोस्तों, ये क्या है हमारा प्यारा राजस्थान है। अब हमारे प्यारे राजस्थान में सबसे ये क्या है, हमारी अरावली पर्वतमाला है। अब इस अरावली पर्वतमाला में हमारा मरुस्थल इस तरह से आगे बढ़ रहा है, हरियाणा की तरफ जा रहा है, ठीक है दोस्तों, हरियाणा की तरफ जा रहा है, हरियाणा की तरफ जा रहा है। तो इसमें क्या है, इसका मरुस्थल का स्थानांतरण हो रहा है, क्या ध्यान रखना है, मरुस्थल का स्थानांतरण। मरुस्थल का स्थानांतरण, और मरुस्थल का स्थानांतरण होने के कारण इसको मरुस्थल का मार्च कहते हैं। और वो किधर से किधर हो रहा है, दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर, मतलब हरियाणा की ओर। ठीक है दोस्तों, तो ये आपके कुछ चीजें हैं जो मरुस्थल के मार्च से रिलेटेड हैं। अर्घ क्या होता है, मरुस्थल में कैसी आकृति होती है, रेतीली आकृति, रेतीला भाग, उसको हम अर्घ कहते हैं दोस्तों। और रेग किसे कहते हैं, जो रेतीला और पथरीला दोनों तरह का होता है, रेतीला प्लस पथरीला, उसको क्या बोलते हैं दोस्तों, और रेग। और इसके अलावा हमारे पास है हमाडा, हमाडा किसे कहते हैं दोस्तों, पथरीला भाग होता है, उसको हम हमाडा बोलते हैं। ये तीनों चीजें आपको याद रखनी है। इसके अलावा नेक्स्ट अपन कुछ और चीजें देख लेते हैं जो ज्यादा महत्वपूर्ण है इसमें। जैसे 6 नंबर हो गया, तो ये अपना 7 नंबर हो जाएगा। 7 नंबर देखिए दोस्तों, ये है प्लाया। अब दोस्तों प्लाया क्या है, इसको देखने के लिए क्या है कि मरुस्थल में ऐसी जगह होती हैं जहां पर क्या होता है, पानी भर जाता है, पानी भर जाता है, बरसात के काल में ज्यादा पानी भर जाता है। तो प्लाया, इसको दूसरा नाम क्या बोलते हैं दोस्तों, खड़ीन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, खड़ीन। इसके अलावा इसका तीसरा नाम डाढ़ झील भी बोलते हैं इसको, ठीक है, कहीं कहीं इसको डाढ़ झील भी बोलते हैं। और ये होता क्या है कि इस तरह से आपकी आकृति है, ठीक है दोस्तों, इस तरह से आकृति है और इसमें क्या भर जाता है, पानी भर जाता है दोस्तों।
क्या भर जाता है, इसमें पानी भर जाता है। अब इस पानी भरने की वजह से इस क्षेत्र को अस्थायी झील कह देते हैं, अस्थायी झील बन जाती है। अब ये बरसात में आ जाता है तो ये पूरा इकट्ठा होकर इस जगह पानी भर जाता है। अब ये अस्थायी एक झील बन जाती है और उस झील से क्या करते हैं लोग, खेती करते हैं। और जब बरसात का पानी होगा तो कौन सी खेती होगी, आपको पता है कौन सी फसल होगी, उसके बाद में रबी की फसल होगी। ठीक है दोस्तों, रबी की फसल होगी दोस्तों। अब सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या है, अपन देखें, रबी की फसल होगी। रबी की फसल क्या क्या होती है दोस्तों, गेहूं के अलावा चना, और चना के अलावा सरसों, गेहूं, चना और सरसों, तीनों चीजें इस रबी की फसल में होती हैं। सबसे बड़ी बात है कि इसके द्वारा पालीवाल ब्राह्मणों द्वारा खेती की जाती थी, ये आपको याद रखना है, सबसे बढ़िया है। पालीवाल ब्राह्मणों द्वारा ये खेती की जाती थी प्राचीन काल से, मतलब पुराने काल से। ऐतिहासिक काल में पालीवाल ब्राह्मण क्या करते थे, इस खेती के लिए प्रसिद्ध थे और वो इस क्षेत्र में अच्छी खेती कर लेते थे और उसके लिए बहुत ज्यादा फेमस होते थे। ठीक है, इसलिए ये प्लाया, झील, खड़ीन आपको समझ में आ गया होगा। सबसे ज्यादा कहां पाए जाएंगे, जैसलमेर, जोधपुर में पाए जाएंगे। अब इसके बाद अपन देखेंगे आठवां क्या है दोस्तों, रन, पोखरण, आपको बहुत सारे वो है। तो ये क्या होता है, रन क्या होता है, लवणीय दलदल भूमि, लवणीय दलदल भूमि। लवणीय दलदल भूमि जो होती है ना दोस्तों, उसको हम रन कहते हैं। और जब ये लवणीय और दलदल हो जाती है तो ये कैसी भी होगी, अनुपजाऊ भी होगी, उसमें खेती नहीं की जा सकती है दोस्तों, अनुपजाऊ भूमि भी होगी। जो रन और दलदल है ये अनुपजाऊ भी होगी। और सबसे ज्यादा रन और दलदल कहां ये पाया जाता है, रन जैसलमेर में पाए जाते हैं दोस्तों, जैसलमेर में पाए जाते हैं। इसके अलावा अपन रन के बारे में और भी चीजें देखें कि रन कहां कहां के फेमस है दोस्तों। तो ताल छापर और परिहारी, क्या, ताल छापर और परिहारी। ताल छापर और परिहारी कहां पाए जाते हैं दोस्तों, चूरू में। कहां, चूरू में। इसके बाद नेक्स्ट है फलोदी और बाप, फलोदी और बाप, ये कहां पाए जाते हैं दोस्तों, जोधपुर में। ठीक है, फलोदी और बाप जोधपुर में पाए जाते हैं। थोब कहां पाया जाता है, बाड़मेर में। थोप पाया जाता है बाड़मेर में। इसके अलावा दोस्तों और भी महत्वपूर्ण है भाकरी, पोकरण, भाकरी, पोकरण, ये कौन सी जगह पाया जाता है दोस्तों, जैसलमेर में। भाकरी, पोखरण ये जैसलमेर में पाया जाता है दोस्तों। इसकी सबसे बड़ी बात है कि पोखरण में परमाणु परीक्षण कब कब किए गए थे, वो आपको डेट अगर याद रखनी हो 1974 और 1998। उस वक्त इंदिरा गांधी ने करे थे और ये बाद में हुआ था। तो ये हमारा क्या है, रन, आपको समझ में आ जाना चाहिए। लवणीय दलदल भूमि अनुपजाऊ भूमि होती है। जैसलमेर में सबसे ज्यादा रन पाए जाते हैं। ताल छापर, परिहारी,
चूरू में पाए जाते हैं, फलोदी बाप बोल्डर जोधपुर में पाए जाते हैं, थोप बाड़मेर में पाया जाता है, भाकरी पोखरण जैसलमेर में पाया जाता है। 1974-1998 में क्या था, 1974 और 1998 में इसमें क्या हुआ था, परमाणु विस्फोट हुआ था, परीक्षण किया गया था, विस्फोट का, परमाणु का परीक्षण किया गया था, विस्फोट नहीं, जलपट्टी इसके बाद जो अपना है। अब इसके नाम ही आपको दिमाग में बैठ जाना चाहिए कि जलपट्टी कहां पाई जाती है। तो जलपट्टी क्या है कि हमारा मरुस्थलीय भाग है, इसमें सरस्वती नदी के अवशेष पाए जाते हैं। तो उस क्षेत्र में जो आज भी अवशेष मिलते हैं ना, तो वो एक जलपट्टी के रूप में फेमस है। तो इसमें सबसे ज्यादा गोडावण पक्षी पाया जाता है। जब जलपट्टी होगी तो बहुत पक्षी तो पाए जाएंगे, और वो लोकेशन के हिसाब से गोडावण पक्षी पाया जाता है। तो इसको दोस्तों गोडावण पक्षी की शरण स्थली कहते हैं। गोडावण पक्षी की शरण स्थली कहते हैं। किसको कहते हैं, इस जलपट्टी को। ठीक है दोस्तों, और यहां पर जब जलपट्टी पाई जाती है तो सेवण या लीलन घास पाई जाती है। सेवण या लीलन घास पाई जाती है दोस्तों इस जलपट्टी में। सबसे बड़ी विशेषता यह है। और इसके अलावा यहां पर नलकूप पाए जाते हैं। नलकूप उनको क्या बोलते हैं, चांदन नलकूप। ठीक है दोस्तों, यहाँ के चांदन नलकूप भी फेमस है, क्योंकि वो धरातल से थोड़ा सा अगर नीचा भाग है और ऊपर है तो वहां पर पानी निकलता जाता है। और इस क्षेत्र को क्या बोलते हैं, थार का घड़ा बोलते हैं। आपको याद रखना है दोस्तों, थार का घड़ा बोलते हैं, क्योंकि मरुस्थल के बीच में ऐसा पानी का मिलने का मतलब है कि एक घड़े जैसी स्थिति है। ठीक है दोस्तों, और मैंने आपको बताया कि ये जैसलमेर में सरस्वती नदी के अवशेष हैं। ये जो जलपट्टी है ना दोस्तों, ये सरस्वती नदी के अवशेष हैं। और इसके बारे में और भी फेमस है कि इसको लाठी सीरीज के नाम से भी जाना जाता है। क्या, इसको लाठी सीरीज के नाम से भी जाना जाता है। इसको लाठी सीरीज के नाम से भी जाना जाता है। इसको लाठी सीरीज के नाम से भी जाना जाता है। तो ये आपकी कुछ महत्वपूर्ण चीजें थी जो मैंने आपको यहां पर करवाई दोस्तों। आप इसको बार बार रिवाइज करते रहेंगे। जलपट्टी है, कहां पर है, इस पर जैसलमेर वाले भाग में है। गोडावण पक्षी की शरण स्थली है। सेवण लीलन घास यहाँ पर पाई जाती है। नलकूप, चांदन नलकूप यहाँ का फेमस है। थार का घड़ा इसको बोलते हैं, चांदन नलकूप बोलते हैं। जैसलमेर में सरस्वती नदी के अवशेष पाए जाते हैं, इसको लाठी सीरीज के नाम से भी जाना जाता है। इसके अलावा ज्यादा चीजें आएंगी नहीं, आपको इतनी ही आएंगी। इसके बाद अपन देखें दोस्तों आकलवुड फॉसिल पार्क। आकलवुड फॉसिल पार्क। तो दोस्तों ये जो फॉसिल पार्क है ना, इसकी कुछ विशेषताएं आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं जिनको आप अच्छे से पढ़ सकते हैं। आकलवुड फॉसिल पार्क जो है दोस्तों, फॉसिल पार्क बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं, फॉसिल पार्क। आकलवुड फॉसिल पार्क बोलते हैं दोस्तों। और ये आकलवुड फॉसिल पार्क कहाँ है दोस्तों? आकलवुड, आकल किसको बोलते हैं? आकल गांव को बोलते हैं। आकल गांव को बोलते हैं। और वुड का मतलब लकड़ी, जहां लकड़ी हो, लकड़ी, वुड का मतलब लकड़ी। ठीक है दोस्तों।
अब इसके अलावा लकड़ी और वुड के अलावा फॉसिल का मतलब ये होता है जीवाश्म। क्या होता है? जीवाश्म। और पार्क का मतलब उद्यान, ऐसा उद्यान जहां पर लकड़ी के अवशेष पाए जाते हैं दोस्तों, उसको क्या बोलते हैं? ओकलवुड फॉसिल पार्क के नाम से फेमस है वो। और ये कब का है दोस्तों? जूरासिक काल का है। कब का है? जूरासिक काल का। जूरासिक काल के अवशेष हैं यहां पर, मतलब आप समझ सकते हैं कि काल के लकड़ी के अवशेष हैं। ठीक है, ये याद रखना है। जूरासिक पार्क आपने मूवी देखी होगी, और ये लगभग कब की बातें हैं? 18 करोड़ वर्ष पूर्व। 18 करोड़ वर्ष पूर्व यहां पर लकड़ी के अवशेष हैं दोस्तों। ठीक है, और ये प्राचीनतम अवशेष हैं। क्या बोला मैंने? प्राचीनतम अवशेष है ये, प्राचीनतम अवशेष है ये। ठीक है, इसके अलावा प्राचीनतम अवशेष हैं, इसके अलावा और तो क्या फेमस है? बस हो गया इसका। ये आपको चीजें याद रखनी है। और ये यहाँ एक उद्यान भी बना हुआ है, यहाँ पर मरु महोत्सव भी भरता है, तो वो सब चीजें मरु उद्यान के लिए आपको याद रखनी है। इसके बाद नेक्स्ट आपके लिए बाप बोल्डर। बाप बोल्डर 11 नंबर है, बाप बोल्डर। जो बाप बोल्डर क्ले है दोस्तों, इसमें क्या चीजें आपको याद रखनी है? सबसे महत्वपूर्ण है कि यह हिमानी ग्लेशियर द्वारा, हिमानी ग्लेशियर द्वारा बनते हैं। मतलब इसका यह है कि मरुस्थल में कभी किसी काल में हुआ क्या कि हमारी पृथ्वी है उसमें विषुवत रेखा की स्थिति बदलती रही है। मतलब विषुवत रेखा पे जो पार्ट थे, महाद्वीपों के पार्ट, वो ध्रुवों की तरफ जाते रहे हैं और ध्रुवों वाले पार्ट विषुवत रेखा की तरफ आते रहे हैं, ऐसा थ्योरी है। और ऐसे ये अवशेष इसका अच्छा उदाहरण है। मतलब हमारे मरुस्थल में बर्फ और वो बोल्डर जैसी स्थिति वाले बर्फ का मतलब है कि बहुत ज्यादा हिमानी रही होगी, ग्लेशियर द्वारा बनते हैं, इसलिए इनकी सबसे ज्यादा मतलब क्या बोलते हैं इसको, हिमानी के अवशेष हैं दोस्तों ये। और ये जमा किए गए जो द्वारा बनते हैं और हिमानी के द्वारा जमा किए गए अवशेष हैं ये। ठीक है दोस्तों, जमा किए गए अवशेष हैं ये। अब आपको ये जो अवशेष हैं दोस्तों सबसे ज्यादा कहां मिले हैं? ये जगह पे मिले हैं जोधपुर में। जोधपुर में कहां पर? बाप जगह पे, इसलिए इसको बाप बोल्डर भी बोलते हैं, क्योंकि बोल्डर क्ले हिमानी की एक आकृति होती है। और इसको परमो कार्बोनीफेरस, कार्बोनीफेरस, परमो कार्बोनीफेरस युग के अवशेष, परमो कार्बोनीफेरस युग के अवशेष भी माना जाता है। और ये कब था? 25 से 28 करोड़ वर्ष पूर्व। ये युग कब था? 25 से 28 करोड़ वर्ष पूर्व। 1 करोड़ 2 करोड़ ऐसे 25 से 28 करोड़ वर्ष पूर्व ये स्थिति थी। तो इसके बाद अपन इसके टू द पॉइंट आप देखने के लिए हमारे चैनल पे बने रहें, और आप ऐप पे देख रहे हैं तो ऐप पे भी आप इसको देख सकते हैं।